नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, समझ में आ गया? प्रथम विश्व युद्ध के कारण आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण के 2 या 3 वीडियो बनेंगे। क्लियर है? आज ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम प्रथम विश्व युद्ध के कारण के बारे में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इधर प्रथम विश्व युद्ध सबसे मेन कारण था राष्ट्रीय भावना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ये राष्ट्रीय भावना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? अगर किसी भी राष्ट्र के लोगों के अंदर राष्ट्र की अगर भावना नहीं होगी तो वो राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, यानी कि विकास नहीं कर सकता। परंतु ये राष्ट्रीय भावना कभी कभी हानिकारक भी साबित होती है। अगर राष्ट्र के लोगों को कोई अच्छी राह पर ना ले जाकर गलत राह पर लेके जा रहा है उस देश का लीडर, तो वो राष्ट्रीय भावना उस देश के नागरिकों के लिए अभिशाप साबित हो सकती है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ये 1789 में हुई थी। ये ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति हो गई? यहाँ के लोग यहाँ के राजा से काफ़ी खुश नहीं थे, इसीलिए यहाँ के लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना जागी, जिसके कारण ये यहाँ के मतलब फ्रांस वहाँ के निरंकुश शासन से आज़ाद हो गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा फ्रांस की क्रांति का हल्की सी झलक आपको दिखलाना चाहूँगा कि फ्रांस की जो क्रांति है, सुन मा रहे हैं, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। अब यहाँ पर ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये जो फोटोज़ देख रहे हैं, ठीक है, बास्तिल का किला, समझ में आ रहा है? ये बास्तिल का किला था जिसे फ्रांस के नागरिकों ने ढा दिया था। हुआ ये कि फ्रांस की क्रांति में बास्तिल के किले का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। बास्तिल के किले को अराजकता का एक मेन कारण माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता था कि बास्तिल के किले में कैदियों को रखा जाता है और वहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। और बास्तिल का किला एक इसीलिए भी महत्वपूर्ण केंद्र था क्योंकि इस किले के अंदर राजा अपने हथियारों को रखता था। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने सबसे पहले इस फ्रांस की क्रांति में बास्तिल के किले को जिस दिन तोड़ा था उसी दिन को हम फ्रांस की क्रांति का दिन मानते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, ओके। यहाँ पर अब देखिए कि ऐसी ही राष्ट्रीय भावना के कारण इटली और जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। ठीक है, ऐसी ही फ्रांस की जैसी राष्ट्रीय भावना के कारण ही इटली में और जर्मनी में भी जब राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ तो इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871। समझ में आ रहा है? 1871 के बाद फ्रांस में अल्सास लॉरेन की मांग उठी, जो कि राष्ट्रीय मांग हो गई थी। क्लियर है? अब ये अल्सास लॉरेन जो है ये फ्रांस से जर्मनी ने छीन लिया था। क्लियर है? समझ में आ गया? अल्सास लॉरेन जो है ये फ्रांस से जर्मनी ने छीन लिया था। ठीक है, अब अल्सास लॉरेन कहाँ पर है ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? अल्सास लॉरेन जो है ये रहा। अल्सास लॉरेन फ्रांस में। ठीक है, कोई डाउट है? ये जर्मनी ने छीन लिया था किससे?
फ्रांस से। ठीक है, तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बोला कि सॉरी नॉट राजा, एक राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था पोयंकर। क्या नाम था उनका? पोयंकर। ठीक है, पोयंकर ये एक राजनीतिक गुरु थे यहाँ के, कहाँ के? फ्रांस के। इन्होंने बोला कि अगर फ्रांस की जनता का लक्ष्य अल्सास लॉरेन को वापस लेने का नहीं है तो उनका जीना क्या है? व्यर्थ है। समझ में आ गया? तो उनका जीना क्या है? व्यर्थ है। ऐसा किसने बोला था? पोयंकर ने बोला था। किसके लिए? फ्रांस के नागरिकों के लिए, अल्सास लॉरेन को लेने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चल के यही चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर अल्सास लॉरेन की मांग उठी थी। ठीक है, वैसे ही ट्रेनिटनो इटली के दो राज्य थे, ट्रेनिटनो ट्रिस्ट इटली के दो राज्य थे। इन राज्यों को प्राप्त करने के लिए, इन राज्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? समुद्रणवादी। कौन सा? समुद्रणवादी एक आंदोलन चलाया था। किसने? इटली ने। ठीक है, समझ में आ गया? इटली ने ये समुद्रणवादी एक आंदोलन चलाया था। किसे जीतने के लिए? ट्रेनिटनो और आपका ट्रस्ट को। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, ठीक है। अब देख लिए यहाँ पर, अगर हम आगे चलें तो जिस तरह से ट्रेनिटनो ट्रस्ट को जीतने के लिए इटली ने समुद्रणवादी आंदोलन चलाया था, जिससे इटली और ऑस्ट्रिया के संबंध और ख़राब हो गए। क्लियर है? जिससे इटली और ऑस्ट्रिया के संबंध और ज़्यादा ख़राब हो गए। ये आपको जो नोट्स हैं, मैं एक चैनल, एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत कि ये नोट्स कैसे मिलेंगे हमें, तो ये नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इटली और ऑस्ट्रिया के संबंध खराब हो गए। ठीक है, अब पोल जो लोग थे इनके ऊपर विदेशियों का शासन था और ये चाहते थे, पोल लोग चाहते थे जहाँ भी विश्व में पोल लोग हैं उन सबको एक साथ मिलकर अपना एक अलग राष्ट्र बना लेना चाहिए जिसका नाम होगा पोलैंड। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, ओके। सर्बिया जैसे बाल्कन देश चाहते थे कि इन साम्राज्यों में रहने वाले, सर्बिया जैसे बाल्कन देश क्या चाहते थे कि इन साम्राज्यों में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको मिलकर एक बाल्कन राष्ट्र बना लेना चाहिए। उन सबको मिलकर क्या बना लेना चाहिए? एक बाल्कन राष्ट्र बना लेना चाहिए। ये रहा बाल्कन, देखिए आप। ये रहा बाल्कन पूरा। ठीक है, कोई डाउट है? ये बाल्कन राष्ट्र है। ऐसा सर्बिया चाहता था कि बाल्कन साम्राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको मिलकर क्या एक बाल्कन कंट्री बना लेनी चाहिए, ऐसा सर्बिया का मानना था। ठीक है, ओके। आगे अगर हम देखें तो इन बाल्कन राष्ट्र बना लेना चाहते थे कौन? सर्बिया के लोग। ठीक है, और रूस और स्लाव, रूस स्वयं को स्लाव लोगों का संरक्षक मानता था। रूस खुद को किनका संरक्षक मानता था? स्लाव लोगों का। और यही कारण हुआ कि जर्मनी और रूस के बीच में बहुत ज़्यादा विरोध, एक दूसरे के विरोधी बन चुके थे ये। क्लियर है? इसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना के कारण ये एक दूसरे के दुश्मन यानी कि एक दूसरे से टकराने के लिए आतुर थे।
क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, अब जो स्लाव हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हैं ईस्ट स्लाविक कंट्रीज़, रशिया में है, यूक्रेन में है, बेलारूसियन में है, और वेस्ट स्लाविक पॉलिश। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये कंट्रीज़, ये सारी की सारी स्लाविक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब अगर आप इनको देखें तो ये इनका मैप है पूरा, जहाँ पर ये स्लाव लोग रहते हैं। और इन स्लावों के फेवर में था कौन? रूस। इनको स्लाव लोगों के लिए अपने आप को उनका संरक्षक मानता था। और पोलैंड के लोग, जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोलैंड के लोग अपने लिए एक अलग से देश बनाना चाहते थे, तो पोलैंड ये रहा आपका, आपके सामने पोलैंड। ठीक है, क्लियर है? ये जर्मनी, चेज़ा, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है, और रशिया इनके बीच में है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, आगे हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कूटनीतिक संधियाँ। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? कूटनीतिक संधियाँ। ठीक है, ये रहा। बिस्मार्क की कूटनीति संधियों के कारण ही त्रिगुट का निर्माण हुआ। बिस्मार्क, क्लियर है, ये जर्मन का था। क्लियर है? बिस्मार्क की कूटनीतिक संधियों के कारण ही त्रिगुट का निर्माण हुआ और अपनी आत्मरक्षा के लिए मैत्री संधि स्थापित की। यानी कि अब विश्व जो है दो पार्ट में बढ़ चुका है। जैसा कि अगर आप देखें, ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट, क्लियर है? इन दोनों को मिला के पूरा विश्व बढ़ चुका है। एक तरफ है फ्रांस, इटली और फ्रांस, रशियन और ग्रेट ब्रिटेन, जिन पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये एक साथ हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? जिन पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ये एक साथ हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और जिनके ऊपर मैं राइट लगा रहा हूँ, यानी कि जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, ये एक साथ हैं। तो दो ग्रुप में पूरा विश्व डिवाइडेड हो गया था। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इस तरह से जो पूरा विश्व है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। क्लियर है? अब आगे चल के अगर हम देखें, बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित करने के लिए किसके साथ बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित करने के पश्चात जर्मनी की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रिया और इटली के साथ गुप्त संधियां की। फ्रांस को पराजित करने के बाद जर्मनी ने किसके साथ संधियां की? ऑस्ट्रिया और इटली के साथ गुप्त संधियां की। किसने? जर्मनी ने। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, ऐसे ही और गुप्तगर त्रिगुट का निर्माण किया, और ऐसे ही फ्रांस ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? रूस और इंग्लैंड के साथ त्रिराष्ट्र संधि करके विश्व को दो भाग में विभाजित कर दिया था। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और
इटली थे और दूसरी तरफ फ्रांस, इंग्लैंड और आपका क्या नाम इसका, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया थे। ठीक है, अब अगर आप देखें आगे तो फ्रांस ने इटली के साथ गुप्त संधि करके त्रिगुट को कमज़ोर किया। फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस चाहता था कि जो त्रिगुट है उसे कमज़ोर करना, तो उसके लिए फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने किसके साथ संधि की, इटली के साथ गुप्त संधि करके त्रिगुट को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया। वैसे ही जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस की मित्रता को तोड़ने के लिए रूस के साथ अपनी संधि कर ली। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ पे? रूस के साथ जो किसने संधि करी, जर्मनी ने, और फ्रांस ने किसके साथ की, इटली के साथ। क्लियर है, एक दूसरे ग्रुप को कमज़ोर करने के लिए ऐसा विश्व में प्रयास किया जा रहा था। जर्मनी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बाल्कन क्षेत्रों को लेके, बाल्कन प्रदेशों को लेके जर्मनी का कोई भी रुचि इसमें नहीं थी, परंतु ऑस्ट्रिया उसका दोस्त था, इसी के कारण जर्मनी को बाल्कन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना पड़ा। आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना? क्लियर है, जर्मनी की बाल्कन क्षेत्रों को लेके कोई भी रुचि नहीं थी, बट ऑस्ट्रिया उसका फ्रेंड था, इसीलिए जर्मनी ने बाल्कन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना ज़रूरी समझा। क्लियर है, इसी तरह फ्रांस को रूस की मित्रता को साबित करने के लिए बाल्कन नीति का समर्थन करना पड़ा। फ्रांस को किसकी दोस्ती के कारण, रूस की दोस्ती के कारण उसे बाल्कन नीति का समर्थन करना पड़ा। किसे, फ्रांस को। क्लियर है यहाँ पे? ओके, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पॉइंट है हमारा सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण। ठीक है, सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण। अब ध्यान से सुनना, जर्मनी ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना आरंभ किया था। जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाह रहा था। तो ऐसे में और जो जर्मनी अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाना चाह रहा था, क्यों बढ़ाना चाह रहा था, ताकि वो इंग्लैंड को चुनौती दे सके। इसीलिए जर्मनी अपनी समुद्री शक्ति को ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, और उसने प्रत्येक देश, समझ में आ गया, और इसी कारण नाविक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। प्रत्येक देश अपनी सैन्य वृद्धि को ही राष्ट्रीय प्रतिष्ठा समझ बैठा और सैनिक शक्ति को वृद्धि करने में लग गया। क्लियर है, समझ में आ गया? अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना ही प्रत्येक राष्ट्र का प्रथम लक्ष्य हो गया था। इसी प्रतिस्पर्धा के कारण 1914 में जर्मनी के पास 8,50,000 सैनिक थे। समझ में आ गया? युद्ध के समय जर्मनी के पास 8.5 लाख सैनिक थे। ये देख रहे हैं आप, जो पिक्चर्स देख रहे हैं, इस तरह से लोगों की आर्मी बढ़ रही थी, इस तरह से। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट है? समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके। अब देखिए, साम्राज्यवाद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व दो भाग में डिवाइडेड हो गया था। विश्व कितने पार्ट में डिवाइडेड हो गया था? 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। एक तो वो लोग थे जिनके पास धन है, एक कौन थे? वो लोग थे जिनके पास क्या है? धन है। और दूसरे वो लोग थे
जिनके पास धन, मतलब एक वो लोग थे जिनके पास धन है और औद्योगिकरण है। क्योंकि धन, समझ में आ गया, ये धन कमाने के लिए और औद्योगिकरण जब हुआ जिन देशों में, इन देशों में कौन कौन थे? इन देशों में थे इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी। ये देश प्रमुख थे जिन देशों के पास पैसा भी था और औद्योगिकरण भी इन देशों में हो चुका था। तो इन लोगों को अपने तैयार माल को बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए थी। इन लोगों को अपने तैयार माल को बेचने के लिए क्या चाहिए था? एक मार्केट चाहिए थी। और वहाँ मार्केट के साथ साथ इन्हें कच्चे माल की प्राप्ति भी। अब दूसरे वो देश आते हैं, दूसरे नंबर पे वो देश आते हैं जो अभी भी कृषि के दौर से गुजर रहे थे और उद्योग, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में उद्योग लगाने की स्थिति से अभी गुजर रहे थे। कृषि के दौर से गुजर चुके थे और उद्योग लगाने की स्थिति से अभी गुजर रहे थे। ऐसे में कौन कौन देश आते हैं? फ्रांस और इटली। फ्रांस और इटली वो देश हैं जो उस टाइम पे 20वीं शताब्दी के आरंभ में कृषि और औद्योगिकरण में अभी इंटर हुए थे। ऐसे में इन देशों की मंशा क्या जगी कि इन देशों के पास तैयार माल इतना हो गया कि इन औद्योगिकरण के कारण इनके पास इतना माल बन गया था, जिसके कारण इन्हें एक ऐसी मार्केट चाहिए थी जिसे ये अपना माल बेच सकें और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। तो ऐसे में इन देशों के पास दो ऑप्शन थे, एक एशिया और दूसरा अफ्रीका। और पूर्वी यूरोप के वो देश जो देशों पर अपना अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि इन देशों पर अभी भी औद्योगिकरण की प्रगति नहीं हुई थी। ये इन देशों पर अधिकार क्यों करना चाहते थे? क्योंकि पता था इन्हें क्योंकि यहाँ पर अभी भी औद्योगिकरण नहीं पहुँचा है। इसीलिए इन देशों की मंशा जागी कि हम कहाँ जाएं? हम एशिया और अफ्रीका कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं जिनकी अभी औद्योगिकरण। तो ऐसे में 19वीं शताब्दी के अंत तक, ध्यान से सुनना, 19वीं शताब्दी का अंत तक अफ्रीका का अधिकांश भाग क्या था? यूरोप में विभाजित हो चुका था। इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किसे दिया गया? इंग्लैंड और फ्रांस को मिला। बट जर्मनी इस दौड़ में पीछे रह गया। क्योंकि जर्मनी जब पीछे रहा तो इसी कारण, ध्यान से सुनना, 19वीं शताब्दी के अंत में अफ्रीका को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। दो पार्ट में, यूरोप के राज्यों में विभाजित कर दिया गया और सबसे ज़्यादा पार्ट इंग्लैंड और फ्रांस को मिला और जर्मनी इस रेस में पीछे रह गया था। यही कारण हुआ कि जिससे वो खुश नहीं रहा और 20वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मनी और इंग्लैंड की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता बनती चली गई। यानी कि ये एक दूसरे के क्या बन गए? कॉम्पिटिटर बन गए। यहाँ पर समझ में आ रहे हैं? ठीक है। और ये इनकी प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ गई कि यहाँ के जो राजनीतिक और उद्योगपति जो लोग थे वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लग गए। कहाँ के? जर्मनी और इंग्लैंड के। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? अब ये देखिए, इस तरह से लोग पूरे विश्व को बांट रहे थे। ये देखिए, समझ में आ गया? ये है आपका इम्पेरियलिज्म, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। इस तरह से लोग बांट रहे थे। ये युद्ध कर रहे हैं, समझ में आ गया? ये युद्ध कर रहे हैं और ये साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर अपने साम्राज्य को फैलाना चाह रहे हैं। और ये जो युद्ध कर रहे हैं ये इम्पेरियलिज़म्स के लिए ही, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, ठीक है। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के कारण
अब जापान, रूस और जापान का युद्ध हुआ। रूस और जापान का युद्ध हुआ कब? 1904 से लेके 1905 में जर्मनी रूस और जापान का युद्ध हुआ, जिसमें रूस हार गया। और रूस की इसी दुर्बलता का फ़ायदा उठाने के लिए, रूस की इसी पराजय का फ़ायदा उठाने के लिए जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को चुनौती दे दी। जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को क्या दी? चुनौती दे दी। और इसी चुनौती के कारण, समझ में आ गया, चुनौती दे दी तो इसी स्थिति तो इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न पैदा हो गई। समझ में आ रहा है? जब चुनौती दी तो इससे समाज में क्या हुआ? ऐसा लगा कि अब इन दोनों के बीच में वॉर हो सकता है। तो रूस को अपने साम्राज्य का विस्तार करने का अवसर नहीं मिला। समझ में आ रहा है? रूस को अपने साम्राज्य को फैलाने का अवसर नहीं मिला। क्लियर है? आगे चल के रूस ने, समझ में आ गया, उसने किसने? रशिया ने बाल्कन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। रशिया ने क्या किया? बाल्कन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि अब रशिया के पास कोई कुछ काम तो बचा नहीं था। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उसने सोचा चलो यहाँ पर अपना इंटरफेरेंस करते हैं। तो ऐसे में जर्मन सम्राट विलियम केसर ने फ्रांस के मोरक्को में बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए वो क्या हो गया? भयभीत हो गया, डर गया। कौन डर गया? जर्मनी सम्राट विलियम केसर डर गया। किसके प्रभाव को देखते हुए? फ्रांस बढ़ रहा था कहाँ पर? मोरक्को की तरफ। तो ऐसे में जर्मन क्या चाहता था? फ्रांस पर प्रतिबंध लगाना। जर्मन क्या चाहता था? फ्रांस पर प्रतिबंध लगाना चाहता था। और ऐसे में जर्मन सम्राट विलियम केसर के दबाव के कारण 1906 में मोरक्को की समस्या पर विचार करने के लिए जर्मनी के सम्राट विलियम केसर ने अल्जीसिरास सम्मेलन आयोजित किया। बट इस सम्मेलन में इंग्लैंड ने फ्रांस को सपोर्ट किया। इस सम्मेलन में क्या हुआ? इंग्लैंड ने किसे सपोर्ट किया? इंग्लैंड ने फ्रांस को सपोर्ट किया। और इसी सपोर्ट के कारण जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में और ज़्यादा कटुता आ गई। क्लियर है? जर्मनी सम्मेलन में इंग्लैंड ने किसको सपोर्ट किया? फ्रांस को, जिससे कि जर्मन खुश नहीं हुआ। और 1911 में फेज विद्रोह को दबाने के लिए यूरोपियन लोगों की रक्षा के लिए, ध्यान से सुनना, फेज विद्रोह को कब? 1911 में फेज विद्रोह को दबाने के लिए, यूरोपियन लोगों की रक्षा के लिए वहाँ पर, समझ में आ रहा है, वहाँ पर फ्रांस ने, समझ में आ रहा है, वहाँ पर फ्रांस ने अपनी आर्मी भेज दी। समझ में आ रहा है? दबाने के लिए वहाँ पर अपनी आर्मी भेज दी। तो ऐसे में जर्मनी ने उसका विरोध किया। जर्मनी ने किसका विरोध किया? फ्रांस का, कि वो फेज विद्रोह में दाखिल क्यों हुआ। तो ऐसे में जर्मन सम्राट विलियम केसर ने अपना एक युद्धपोत था जिसका नाम था पैंथर। क्या नाम था? पैंथर। ये कहाँ पर भेज दिया? अगादियर के बंदरगाह पर। अगादियर के बंदरगाह पर भेज दिया। कहाँ पर भेजा? अगादियर के बंदरगाह पर। और ऐसी स्थिति विश्व में ऐसी गंभीर स्थिति विश्व में बढ़ गई कि लोगों को लगा कि अब वॉर हो सकता है। तो ऐसे में इंग्लैंड की चेतावनी के कारण, ध्यान से सुनना, इंग्लैंड ने किसे वार्न किया? जर्मन को। इंग्लैंड ने किसे वार्न किया? जर्मन को। ठीक है, जर्मनी को चेतावनी दी कि भाई तू पीछे हट जा। और इसी कारण जर्मनी को झुकना पड़ा। और इसी झुकने के कारण जर्मनी को फ्रांसिस कांगो का बहुत सा भाग जर्मनी को देना पड़ा। समझ में आ गया? फ्रांसिस कांगो का बहुत सा भाग जर्मनी को देना पड़ा। ऐसी स्थिति में जर्मनी और इंग्लैंड के संबंध और ज़्यादा खराब हो गए। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? समझ में आ गया? ओके। अब देखिए, अब ऐसे में क्या नाम इसका,
1912 से लेके 1913 में, 1912 से 19 बाल्कन युद्ध हुआ। 1912 से 13 में क्या हुआ? बाल्कन युद्ध हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनावपूर्ण वातावरण हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? तनावपूर्ण वातावरण हो गया। और इसी वातावरण के कारण इन सैन्यवाद और सशक्तिकरण की दौड़ तेज हो गई, यानी कि लोग अब अपनी आर्मी को बढ़ाना चाह रहे थे और अपने हथियारों को भी बड़ी तेज़ी से प्रगति उनकी करना चाह रहे थे। ऐसे में सबसे ज़्यादा बाल्कन युद्ध में बल्गेरिया को सबसे ज़्यादा असंतुष्ट राज्य था। बल्गेरिया सबसे ज़्यादा असंतुष्ट राज्य था। क्यों? क्योंकि सर्बिया और यूनान के लोगों ने या इनसे इनका भूभाग छीन लिया था। सर्बिया और यूनान के लोगों ने बल्गेरिया का भाग उनसे छीन लिया था। यही रीज़न हुआ कि ये लोग उनसे नाखुश रहे। ठीक है, अब देखते हैं सम्राट विलियम केसर का चरित्र। सम्राट विलियम केसर का चरित्र, ये हैं सम्राट विलियम केसर, सम्राट जर्मन के। इनकी नीति थी विश्व प्रभुत्व या सर्वनाश की। विश्व प्रभुत्व या सर्वनाश की इनकी नीति थी। तो ऐसे में इन्होंने सम्राट बनने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने महायुद्ध के समय इनके पास सम्राट बनने के बाद इन्होंने जल सेना और थल सेना का विकास किया। किसका विकास किया? सम्राट बनते के साथ ही इन्होंने जल सेना और थल सेना का विकास किया। और प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन के पास 18 लाख सैनिक थे। समझ में आ गया? जर्मन के पास कितने सैनिक थे? 18 लाख सैनिक थे। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विलियम केसर किसी के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे। समझ में आ गया? विलियम केसर किसी के साथ भी कोई भी समझौता करना नहीं चाहते थे। वह कहा करते थे, विलियम केसर का कहना था कि परमेश्वर ने हमें विश्व को सभ्य बनाने का कार्य दिया है। ये विलियम केसर का मानना था। और वे अब अगर किसी देश का नेता अगर अपने देश के लोगों को अगर ऐसा भाषण देगा तो वहाँ के लोगों में एक अलग ही भावना पैदा होगी, ये वाजिब है। ठीक है, इंग्लैंड ने जर्मनी के सम्मुख अपनी मित्रता का प्रस्ताव रखा। इंग्लैंड ने जर्मनी से बोला कि भाई दोस्ती कर ले, बट हुआ ये कि जर्मन सम्राट विलियम केसर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अहंकारवश उनको इसका सामना करना पड़ा। समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब ऐसे में विलियम केसर के शब्द क्या थे? इन्होंने बोला कि हमारा भविष्य है समुद्र पर निर्भर है। हमारा भविष्य किस पर निर्भर है? समुद्र पर। ऐसा किसका कहना था? विलियम केसर का। और ये किसको डायरेक्टली चुनौती दे रहे थे? इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था जो उस टाइम पे समुद्र पर विजय पा चुका था। मैं उस समय तक, ये सम्राट विलियम केसर का कहना है, मैं उस समय तक चैन नहीं लूँगा जब तक कि मेरी जल सेना थल सेना के समान शक्तिशाली नहीं हो जाती है। ये किसका कहना था? विलियम केसर का। और उसका विचार था कि इंग्लैंड उसकी सब बातें मान लेगा और उससे युद्ध नहीं करेगा। ऐसा किसका मानना था? विलियम केसर का। और वो ब्रिटेन की तटस्थता, ये ब्रिटेन इसी नीति पर फॉलो कर रहा था उस टाइम पे, अपने आप को कि तटस्थता की नीति पर फॉलो कर रहा था। और इसी नीति को जर्मन सम्राट विलियम केसर ब्रिटेन की कायरता मान बैठा और यही भ्रम उसके विनाश का कारण बना। क्लियर है? कोई डाउट है? ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा सामाजिक असंतुलन। समझ रहे हैं? सामाजिक असंतुलन। अब इस समय कई लोग चार्ल्स डार्विन, ये चार्ल्स डार्विन जी हैं, और इन्हीं महान व्यक्ति ने इंसान के पूर्वज कौन थे, यही इन्हीं की खोज थी। क्लियर है? चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होने के कारण कई लोग चार्ल्स डार्विन की बातों को समझते थे और चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि वही राष्ट्र बचेगा जो
योग्यतम होगा और वही उन्नति करेगा, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने बोला था। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला कि वही देश बचेगा जो योग्य होगा और वही विकास करेगा। समझ में आ गया। इस भावना के कारण सभी लोगों के मन में क्या हो गई, सभी लोगों के मन में यही भावना जग गई कि हम सब क्या हैं, हम सब तो योग्य हैं, हम किसी से कम थोड़ी ना है। ऐसा हर देश के लोगों का मानना था। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए ठीक है। अब ऐसे में ध्यान से सुनना, ऐसे में इन्होंने बोला इसी भावना के कारण विभिन्न राष्ट्र के लोगों में अपनी अपनी सर्वोत्तम समझने लग गए थे। हर राष्ट्र अपनी संस्कृति को क्या मान रहा था कि भाई मेरी संस्कृति, मेरा राष्ट्र सबसे ऊपर है और कमज़ोर राष्ट्र के लोगों को हमें उन्नत करना है और उनको उन्नत करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते थे। ऐसा कौन मानने लग गए, वो राष्ट्र जो अपने आप को सर्वोत्तम समझते हैं और इनको ये ऐसा मानने लग गए कि हमें कमज़ोर राष्ट्र को क्या करना है, उन्नत बनाना है और यही उनका धार्मिक कर्तव्य है। जब सब लोग, ध्यान से सुनना, जब सब लोग अपने आप को सर्वोत्तम समझने लगे तो संसार में हमें सारी दुनिया पर राज करना है, ऐसी मंशा सभी की हो जाए। अगर हर कोई ये समझ ले कि हमें क्या करना है, सारी दुनिया पर राज करना है, ऐसा सबका मानना था। सारी दुनिया पर हमें राज करना है और विश्व में अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करना है, तो वे परस्पर टकराए बिना कैसे रह सकते हैं और युद्ध से कैसे बच सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आ गया। ओके।